गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। सभी बच्चों का इस प्यारे से बोल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ बच्चों। तो जैसा कि बच्चों लेक्चर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 5 हमारा था परागण। परागण में हमने पहला प्रकार पढ़ा था स्वपरागण बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज है हमारा लेक्चर 6। ठीक है, लेक्चर 5 बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हम बच्चों हर एक लेक्चर में एक एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं ताकि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहे बच्चों। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 6 में परागण का जो दूसरा प्रकार है पर परागण, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वपरागण हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पर परागण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसलिए जल्दी से अपने पेन और कॉपी उठा लीजिए ताकि जो भी हम आपको बताएं आप तुरंत ही उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है जो लेक्चर 6 है वो किस पर बेस है, आपका पर परागण पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, आपने लेक्चर 5 नहीं देखा है तो आपको परागण के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं है, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हम आपको रिवीजन लेक्चर 5 का हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं बच्चों। तो जैसा कि हमारा जो पर परागण है ये किसका भाग है, परागण का भाग है। ठीक है बच्चों, किसका भाग है, परागण का भाग है। तो हमें समझना होगा कि परागण क्या होता है, परागण क्रिया क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो परागण क्रिया सबसे पहले आपको ये याद होगा, ये क्या है बच्चों, ये आपका पुंकेसर भाग है। पुंकेसर यानी मतलब नर भाग है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो आपका भाग है इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि पुष्प की संरचना हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। ये जो संरचना है ये संरचना किसकी है, मादा भाग की संरचना है जो कि क्या कहलाती है, स्त्री केसर कहलाती है बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पुंकेसर में नर भाग में बात करें, ये जो ऊपरी संरचना है ये ऊपरी संरचना किसकी है, परागकोश की संरचना है। ठीक है, किसकी संरचना है बच्चों, परागकोश की संरचना है। और आप बताइए बच्चों कि जो परागकोश होता है, परागकोश में किसका निर्माण होता है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं बच्चों, हम बताते हैं। परागकोश में आपके पराग कणों का निर्माण होता है और यही परागकण क्या होते हैं, कहाँ पे स्थानांतरित होते हैं, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या बनते हैं, आपके परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, परागकण बनते हैं। और जब परागकणों का निर्माण हो जाता है तो यही परागकण कहाँ जाके स्थानांतरित हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र क्या कहलाता है बच्चों, जो अंडाशय, जो आपका ये स्त्री भाग है, स्त्री भाग की जो ऊपर वाली जो संरचना होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, तो यही से हम समझेंगे कि जो परागण की क्रिया होती है वो क्या होती है। बात करें परागकोश में जो परागकण होते हैं, ठीक है, बात करें जो आपके परागकण होंगे, परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी बच्चों, परागण कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपको इतना याद रखना होगा कि जो आपके परागकण हैं वो परागकोश से, ठीक है बच्चों, कहां से, परागकोश से वर्तिकाग्र में जब स्थानांतरित हो जाते हैं परागकण तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या क्रिया कहलाती है आपकी, परागण क्रिया कहलाती है। अब हमने आपको इसमें दो प्रकार बताए थे, दो प्रकार कौन से, एक तो स्वपरागण बताया था, दूसरा बच्चों आपको परपरागण। स्वपरागण हमने लेक्चर 5 में कंप्लीट कर दिया है, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देते हैं कि जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण की जो क्रिया होती है बच्चों वो एक ही पौधे में एक ही पुष्प में हो सकती है, या फिर बात करें एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो सकती है। ठीक है बच्चों, बात करें कि जो स्वपरागण की जो क्रिया होती है बच्चों, वो स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में एक ही पुष्प के, हम कह सकते हैं एक ही पुष्प के क्या हो सकते हैं, पुंकेसर से स्त्री भाग में जो परागकण का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक, और या फिर कह सकते हैं कि वो आपका कह सकते हैं कि जो स्वयुग्मन होता है वो आपका एक पुष्प में हो जाएगा। और बात करें एक ही पौधे के दूसरे पुष्प में जब स्थानांतरण होता है परागकणों का तो उसे हम लोग सजाति पुष्पी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको इतना याद रखना है कि स्वपरागण के बारे में कि एक पुष्प से हम लोग जब परागकोश से स्थानांतरित होते हैं परागकण वर्तिकाग्र में तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हमारे जो हमारा मेन टॉपिक है जहां पे हम आज इसकी बात करने वाले हैं बच्चों, तो मेन टॉपिक हमारा परपरागण है। तो परपरागण क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझते हैं बच्चों। जैसा कि हमने परागकण समझ लिया, परागण की क्रिया समझ ली कि परागण की क्रिया होती क्या, जब पुंकेसर से वर्तिकाग्र पे जो परागकण स्थानांतरित तो उसे परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये देखो, ये आपकी जो संरचना दी गई है ये संरचना कैसी है बच्चों, ये जो संरचना दी गई है संरचना किसकी है बच्चों, ये है संरचना आपकी परागकणों की संरचना है। किसकी बच्चों, परागकणों की ये संरचना दी गई है। और यहाँ पे देखो एक कीट दिया गया है, क्या दिया गया है,
कीट दिया गया है, ये क्या है, ये भी परागकण है बच्चों। ठीक है, इसी चित्र के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका एक पुष्प है, ये आपके दूसरे पौधे का पुष्प है। ठीक है, ये पहले पौधे का पुष्प है और ये दूसरे पौधे का पुष्प है। ये क्या दिए, परागकण दिए, और ये क्या दिया है, कीट दिया है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से कह सकते हो कि पुंकेसर से, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुंकेसर से क्या हो रहा है, जो परागकण हो रहा है कीट के माध्यम से, क्या हो रहा है बच्चों, कीट के माध्यम से परागकण कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो रहे हैं बच्चों। तो इसी से आपको डेफिनेशन यहाँ पे क्या बन जानी चाहिए कि जब एक पुष्प से, कह सकते हो कि जब एक पुष्प से क्या जो आपके पुंकेसर से, पूरे पुंकेसर के पराग कोश से जब परागकण किसी माध्यम के द्वारा, माध्यम यानी कि आपका कीट या कुछ भी हो सकता है, वायु वगैरह सब कुछ हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से जो परागकण हो रहे हैं वो वर्तिकाग्र में दूसरे पुष्प के, या फिर कह सकते हो दूसरे पौधे के पुष्प में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, पर परागण की क्रिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्थानांतरण का कार्य तो हो रहा है, पर किसके माध्यम से हो रहा है, बाहरी माध्यम की वजह से हो रहा है, किसी माध्यम की जरूरत हो रही। जैसे कि हम लोग को कहीं आना जाना होता है, कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है बच्चों, तो हमें क्या किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, या तो हमने अपने साधन से जाते हैं या फिर जो हमारे बाहरी साधन होते हैं उनकी सहायता से जाते हैं। उसी तरीके से जो आपके परागकण होते हैं, मान लो एक पौधा हमारे घर में है, दूसरा पौधा पड़ोसी के घर में, या फिर कह सकते हो कि बाहर दूसरे, तो वहां पे जब परागकण का जो स्थानांतरण होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, बाहरी माध्यम की जरूरत हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो जब परागकणों के स्थानांतरण में बाहरी माध्यम की आवश्यकता पड़ने लगी तो वो बच्चों हमारा क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पर परागण कहलाता है। अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरी उसी प्रजाति के अलग पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखना बच्चों कि एक पुष्प से, एक ही पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प से जब परागकण स्थानांतरित करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें याद रखना इसे हमें बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमने पर परागण की डेफिनेशन समझ ली। अब हम देखते हैं पर परागण की कारक एवं विधियां। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, अब विधियां पढ़ेंगे और क्या कारक होते हैं, किन के कारकों की वजह से ये जो क्रिया होती है पर परागण की वो संपन्न होती है बच्चों। ठीक है, तो पहली चीज, परागणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी साधन या माध्यम की, अभी जैसा कि हमने बताया बच्चों कि जो परागकण होते हैं, जब एक पौधे से, पौधा आपका यहाँ लगा और दूसरा पौधा किसी और जगह पे है, तो वहां पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से एक पुष्प से, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प में पहुंचने के लिए क्या चाहिए होगा बच्चों, माध्यम चाहिए होगा। तो यहाँ माध्यम को हमने दो वर्गों में बांटा है। माध्यम को कितने वर्गों में बांटा है बच्चों, दो वर्गों में बांटा है। पहला है अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। इनके नाम से ही समझ लोगे बच्चों कि क्या बोला गया है, अजैविक कारक। अजैविक कारक मतलब जिनमें जीवन नहीं, ऐसे कारक, ऐसे माध्यम जिनमें जीवन ना उपस्थित हो। बच्चों ऐसा उदाहरण क्या होगा, आप ही कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ फटाक से। अजैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, अजैविक कारक जिनमें जीवन ना हो, तो जीवन जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, वायु बच्चों और जल। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी हम माध्यम की बात करें और अजैविक कारक की बात कर दे तो बच्चों उसमें आपका क्या आ जाएगा, वायु और जल की बात आ जाएगी। उसी तरीके से जैविक कारक, जैविक कारक में क्या हो जाएगा बच्चों, जिनमें जीवन होता है। ठीक है, ऐसे कारक जिनमें जीवन हो, तो ये बताओ बच्चों इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि कीट आएंगे, पक्षी आएंगे, चमगादड़, घोंगा, ये सारे आपके उदाहरण है। ठीक है, इनके माध्यम से क्या होंगे, परागकण स्थानांतरित होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ अच्छी तरीके से समझ में आया। आपको बस इतना समझना होगा कि दो कारकों के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण होता है। पहला कारक अजैविक कारक होता है, दूसरा जैविक कारक होता है। अजैविक कारक में आपके वायु आ जाएंगे, जल आ जाएंगे, और जैविक कारक में आपके कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य भी आते हैं। मनुष्य आएंगे, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। थोड़ा सा तो इंटरेस्ट, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे हेडिंग दी गई है वो है अजैविक कारक। अभी जैसे हमने पढ़ा अजैविक कारक, इसमें देखो चित्र भी दिया गया है। ठीक है, तो चित्र के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या दिए गए, ये परागकण दिए गए हैं। ये आपके क्या दिए गए हैं, परागकण दिए गए हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो परागकणों का जो स्थानांतरण हो रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये जो पौधा दिया गया है, यहाँ पे जो परागकण का जो स्थानांतरण हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, हवा के माध्यम, मतलब वायु के माध्यम से हो रहा है बच्चों। तो आपको अब याद रखना होगा अजैविक कारक की डेफिनेशन आप कैसे बनाओगे।
तो सबसे पहली चीज वायु परागण को हम लोग इंग्लिश नेम भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है, एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। वायु परागण का दूसरा नाम क्या है? एनिमोफिली। हमें हर एक चीज, हर एक नेमिंग, हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से जितना एनसीईआरटी में दिया है सब बोलकर हमें क्या करना है, पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो वायु परागण आपको पढ़ना होगा। वायु परागण को हम लोग एनिमोफिली भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो। जब परागण का स्थानांतरण वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक होता है तो उसे वायु परागण। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे बच्चों कि जब हम कह सकते हैं कि जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के माध्यम से होता है तब बच्चों से हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। वायु परागण एनिमोफिली याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है। डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहली चीज हेडिंग क्या पढ़ोगे, वायु परागत पुष्पों की विशेषताएं, ठीक है। मतलब ऐसे पुष्प जिनमें क्या होता हो, वायु परागण, उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली चीज हेडिंग पढ़ेंगे पुष्पों का स्वरूप। ऐसे पुष्प जिनमें आपका वायु परागण होता है वो पुष्प कैसे होते हैं। तो सबसे पहली चीज, पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और अनाकर्षक होते हैं, ठीक है। आपको इसमें याद रखना होगा कि ऐसे पुष्प जो आपके छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं और क्या होते हैं, हल्के होते हैं, उनमें वायु परागण होता है बच्चों, ठीक है। दूसरा, इनमें रंग, सुगंध और नेक्टर, नेक्टर यानी मकरंद नहीं होता बच्चों, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो वायु परागण, वायु के माध्यम से परागकण क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो पुष्पों में क्या होता है, ना ही सुगंध होती है ना ही मकरंद होता है, क्योंकि रंग को देखकर ही क्या होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं, ठीक है। वायु को जरूरत नहीं होती किसी चीज की। वायु क्या होते हैं आपके वातावरण में, उसका काम क्या होता है, चलना होता है। परागकण क्या होते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी रंग या सुगंध या मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पुष्पों में भी उपस्थित नहीं होता, ठीक बच्चों। अब पंखुड़ियां अनुपस्थित होती हैं या बहुत कम विकसित होती हैं, ठीक है। तीसरी आपको ये याद रखनी होगी, पंखुड़ियां इसमें कैसी होती, या तो होंगी ही नहीं, अगर होंगी तो बहुत ही ज्यादा कम होंगी। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना होगा पपीता और अनाज, ठीक है। आपको बच्चों वायु परागण में आपको दो उदाहरण याद रखने होंगे, एक तो पपीता हो जाएगा, दूसरा अनाज में। ऐसे पौधों में क्या होता है, वायु परागण होता है, ठीक है। और इसमें पुष्पों का जो स्वरूप है वो आपको याद रखना होगा कि पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और अनाकर्षक होते हैं, मतलब उससे कोई अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज, ना ही इसमें सुगंध और ना ही, जाहिर सी बात है बच्चों, जिन पुष्पों में, जिन पौधों में रंग नहीं होता, ठीक है, ना ही सुगंध होगी, तो उससे कोई अट्रैक्शन होगी नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से इन पुष्पों में रंग सुगंध नहीं होती। अब दूसरा आपको याद रखना होगा, ये कैसे होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, एक लिंगी पुष्प होंगे तभी तो परागकण क्या होंगे, दूसरे पौधे की जरूरत पड़ेगी। एक पौधे में, एक पुष्प में क्या होगा, नर भाग होगा और दूसरे पुष्प में क्या होगा, मादा भाग होगा, तभी तो क्या एक जो परागकण होंगे वो दूसरे पुष्प की तरफ जाएंगे। जब उसी में दोनों उपस्थित होंगे तो परागकण का स्थानांतरण होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको पर परागण में याद रखना होगा बच्चों कि जो आपके पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे, मतलब नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग पौधों के पुष्पों में उपस्थित होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आपको जैसे बता दिया, पुष्प अक्सर पत्तियों के ऊपर निकलते हैं ताकि हवा के संपर्क में मिले, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों कि इनमें क्या होते हैं, ऐसे पौधे में जो पुष्प होते हैं हमेशा ऊपर होते हैं, मतलब हमेशा ऊपर की, ताकि वायु जब चले तो परागकण क्या होता है, तुरंत स्थानांतरित हो जाए पुष्पों में, ठीक है। वहां से परागकणों का जो स्थानांतरण का जो क्रिया है, ठीक है, वो बिल्कुल आसानी से हो जाए बच्चों, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना होगा मक्का और पॉपुलर, ठीक है। पुष्प का स्वरूप में आपको याद रखना था अनाज और पपीता, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है मक्का और पॉपुलर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं जिसमें वायु परागण होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दल पुंज और बाह्य दल पुंज की बात करें, ठीक है। हमने आपको पुष्प की संरचना में बताया था बच्चों कि आपकी जो ये संरचना होती है, ठीक है बच्चों, ये जो संरचना होती है आपकी, एक सेकेंड दोबारा से बना देते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए हर एक चीज। फिर भी अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो बच्चों हम यही कहेंगे कि अटेंड कर लीजिए, ताकि जो बाकी के लेक्चर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। जब तक आप एक एक पॉइंट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए कोशिश यही करो कि सारे लेक्चर क्या कर लो बच्चों, अटेंड कर लो, ठीक है। तो ये क्या था, आपका पुष्पासन था। पुष्पासन में याद रखो बच्चों, यहीं पे आपके क्या लगे रहते थे,
बाह्य दल पुंज लगे रहते थे। क्या लगे रहते थे बच्चों? बाह्य दल पुंज लगे रहते थे। और यहाँ पे जो आपकी पंखुड़ियां हो जाती हैं वो आपकी क्या है? दल पुंज। ठीक है, आपको याद रखना है पुष्प में जो पत्तियां साइड में पुष्पासन की जगह पे होती हैं उसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं, और जो आपके ऊपरी वाले जो हिस्से में जो पंखुड़ियां के आकार में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दल होते हैं। ठीक, तो इसमें ये याद रखना होगा कि बहुत छोटे और अनुपस्थित होते हैं। मतलब कह सकते हो कि ये जो बाह्य दल और दल पुंज है इनमें या तो अनुपस्थित होंगे, अगर होंगे तो भी कैसे होंगे? छोटे होंगे। ठीक है बच्चों, ताकि परागकणों के उड़ने में कोई बाधा ना आए। ठीक है, इसमें आपका जो नर भाग होगा और जो मादा भाग होगा वो आकार में बड़े होते हैं, ताकि जो परागकण हो वो जब भी वायु चले तो वो आसानी से क्या हो सके? उड़ सके उनके साथ। ठीक है, इसी वजह से कोई बाधा ना होने की वजह से यहाँ पे जो बाह्य दल होंगे और दल पुंज होंगे वो कैसे होंगे? छोटे होंगे बच्चों। ठीक है, परागकणों की संख्या, अब इसमें परागकणों की संख्या आपको याद रखनी होगी। तो परागकणों की संख्या बहुत भारी मात्रा में उत्पादन होता है। क्यों? क्योंकि वायु से जब परागकण जाते हैं तो कुछ जो परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अब एक पौधा यहाँ है और दूसरा पौधा कहीं दूसरे क्षेत्र में है, तो जब वायु के माध्यम से परागकण जाएंगे तो क्या होंगे? कहीं पे वायु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, तो वहां भी परागकण क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें परागकणों का जो उत्पादन होता है बहुत ही ज्यादा होता है, ताकि जो कुछ परागकण होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं, तो जो कुछ बचते हैं वो तो क्या? वर्तिकाग्र में पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, और क्योंकि अधिकांश परागकण हवा में उड़कर नष्ट हो जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। उदाहरण में हमने आपको बताया है कि मक्का में बहुत ही ज्यादा करोड़ों में होता है परागकण का उत्पादन, और रुमेक्स में भी पराग का जो उत्पादन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बच्चों। हमें क्या करना है? एनसीईआरटी को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसे ना तो वो हम आसानी से कर लें। ठीक है बच्चों, आप परागकणों के गुण क्या होते हैं? कि परागकण कैसे होंगे? गुण आप ही सोच के देखो कि जो परागकण होंगे पुष्पों के वो कैसे होंगे? वायु के माध्यम से जाने तो परागकण कैसे होंगे? जाहिर सी बात है शुष्क होंगे। मतलब कैसे होंगे? सूखे होंगे, छोटे होंगे, हल्के होंगे, ताकि वायु से क्या हो? आसानी से स्थानांतरित हो सके। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से जो परागकण कैसे होंगे? बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे, ठीक है, हल्के होंगे और सूक्ष्म होंगे। ठीक है, सूखे हुए होंगे। ठीक, आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, और कुछ में क्या होते हैं? पंख भी होते हैं। ठीक है, पंख क्या मतलब? कह सकते हो कि जो हमने परागकण की बाहरी आपकी बाहर जो त्वचा बताई थी, ठीक है, परागकण कुछ इस तरीके का हमने संरचना बताई थी। अगर नहीं भी है तो देख लो। ठीक है, परागकण की संरचना हमने कुछ इस प्रकार से बताई थी। हमने बताई थी कि जो बाह्य त्वचा होती है, ठीक है बच्चों, क्या होती है? जो बाह्य त्वचा होती है, या कह सकते हो बाह्य त्वचा। ठीक है, जो बाह्य त्वचा होती है वो थोड़ी सी उसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है बच्चों। मतलब कैसे कह सकते हो? पंख के आकार से हो जाती है। ठीक है, तो बाह्य त्वचा जो होती है, बाह्य त्वचा होती है जो परागकण की, वो कैसी हो जाती है? पंख। तो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो कि हम देख सकते हैं कि उसमें हमें लगता है कि वो पंख। आपको उदाहरण के तौर पे याद करना होगा चीड़। चीड़ ऐसा पौधा है जिसमें परागकण कैसे दिखते हैं? पंख लगे हुए दिखते हैं। ठीक, अब सिक्स्थ आपको याद रखना होगा पुंकेसर। पुंकेसर ऐसे पुष्पों में पुंकेसर कैसे होते हैं बच्चों? ठीक है, तो पुंकेसर याद रखना लंबे और बाहर निकले होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि पुष्प में ऐसे क्या होते हैं? पुंकेसर क्या होंगे? बाहर की ओर। इसमें बाह्य दल और दलपंच क्या होंगे? छोटे होंगे, पर पुंकेसर क्या होंगे? बड़े आकार में होंगे, ताकि जो इसमें परागकण हो वो वायु के माध्यम से आसानी से क्या हो जाए? स्थानांतरित हो जाए। ठीक है, हवा के संपर्क में रहकर परागकण आसानी से फैलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि इसमें जो पुंकेसर होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा बड़े आकार में होते हैं, ताकि हवा के माध्यम से वो आसानी से स्थानांतरित हो जाए। अब अगला देखते हैं बच्चों। अब वर्तिकाग्र कैसा होगा? ठीक है, हर एक चीज, हर एक पुष्प में जो भाग होते हैं वो हमें हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब वर्तिकाग्र कैसा होगा? तो वर्तिकाग्र कैसा होगा? लंबा होगा, ठीक है, बड़ा होगा और पंखदार होगा। ठीक है, वर्तिकाग्र कैसा होगा? बड़ा होगा, ताकि जो आपकी वायु कैसी? तो बहुत तेज चलती। ठीक है, तो जब परागकण क्या होंगे? आएंगे, तो जो वर्तिकाग्र होगा वो जब बड़ा होगा तो परागकणों को आसानी से वो क्या कर सकता है? अपनी ओर खींच सकता है। ठीक है, और पंखदार होगा तो अब क्या कर लेगा? परागकणों को अपनी ओर खींच लेगा। बाहर निकला रहता है, हवा में उड़ते परागकणों को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, आपके याद रखना कि जो नर भाग होता है, मादा भाग होता है, वो वायु परागण में जो भी पुष्प होते हैं उनमें ये जो पुंकेसर होगा और जो स्त्री केसर होगा वो कैसा होगा? बाहर की ओर का। ठीक है,
अब मादा पुष्प की विशेषताएं कैसी होती हैं, तो वही चीज आपको याद रखना होगा। वर्तिकाग्र बहुत चौड़ा होगा और रुएदार होगा, अधिक से अधिक परागकणों को पकड़ने के लिए अनुकूलित होगा। ठीक है, मादा पुष्प की विशेषता यही याद रखनी होगी कि जो वर्तिकाग्र होगा वो कैसा होगा, बड़े आकार में होगा और क्या होगा, पंखदार होगा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अजैविक कारक का जो पहला था कारक वो था हमारा वायु। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। अब जो दूसरा है उसे जल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जल परागण कहते हैं। जल परागण को हम लोग हाइड्रोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोफिली कहते हैं। ये नेमिंग याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये ना पूछ के ये पूछ दे कि हाइड्रोफिली क्या होता है बच्चों, तो आप जल्दी से उसका आंसर दे सकते हो कि नहीं मैम ने तो पढ़ाया था, हाइड्रोफिली ही क्या होता है, जल परागण होता है। ठीक है बच्चों, अब ये भी बिल्कुल बहुत आसान सी परिभाषा है। यहाँ देखो, जो परागकण उड़ रहे हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है जल के अंदर भी तो पौधे होंगे, उनमें भी तो परागण की क्रिया होगी कि नहीं होगी। एक पुष्प से मादा, तो उनमें भी प्रजातियां बनेंगी। तो जल के अंदर भी क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। अब जल के अंदर है तो वहां पे माध्यम क्या होगा बच्चों, जल होगा। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन अच्छी तरीके से आप बना सकते हो कि जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। देखो कितनी आसान सी परिभाषा है। ठीक है, वायु के माध्यम से हो तो वायु परागण, और जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जल परागण कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना होगा वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला। ठीक है, ये नेमिंग उदाहरण आपको जरूर याद रखने हैं कि जल परागण के उदाहरण क्या होते हैं, वायु परागण के क्या होते हैं। ठीक, तो जल परागण के आपको याद रखने होंगे, वेलिस्नेरिया होता है और हाइड्रेला होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे प्रक्रिया क्या होती है, तो प्रक्रिया में आप ये याद रखना बच्चों कि आपके जो भी परागकण होंगे, ठीक है, जो भी परागकण होंगे वो आपके कहाँ बनेंगे, परागकोश में बनेंगे। परागकोश से जब वो परागकण पूरी तरीके से बन जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो वो जब परागकोश फट जाएगा तो जब उससे परागकण निकलेंगे तो वो जल के द्वारा बहते हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यही इसकी क्रिया है। नर पुष्प से परागकण निकलते हैं। ठीक है, नर पुष्प से क्या होंगे, परागकण निकलेंगे, जल की सतह के धारा के साथ बहेंगे और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। ठीक है, नर पुष्प के परागकोश से क्या होते हैं, परागकण निकलते हैं और जल के माध्यम से कहा जाते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो मादा भाग में ही निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है बच्चों, निषेचन की क्रिया होती है। तो हमेशा याद रखना मादा भाग में ही क्या होगी, निषेचन की क्रिया होगी, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यहीं से हमने आपको हिंट दिया कि अगला लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो कौन सा होने वाला है बच्चों, निषेचन होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशेषताएं क्या होंगी बच्चों। जैसे कि हमने उसमें अभी वायु परागण में विशेषताएं पढ़ी, उसी तरीके से जल परागण के पुष्पों की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पुष्प इसमें छोटे और अनाकर्षक होंगे। ठीक है, पुष्प कैसे होंगे, इसमें छोटे और अनाकर्षक होंगे, जिसमें रंगहीन, गंधहीन और मकरंद रहित होंगे। ठीक है, पुष्प कैसे होंगे, छोटे। देखो याद करनी, जैसे वायु के माध्यम में था उसी तरीके से जल, हर दोनों ही टॉपिक क्या है, आपस में कनेक्ट। अगर आपने एक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो दूसरा आपको अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें वायु की धारा में परागकण बहते हैं, इसमें जल के धारा में बहते हैं। ठीक है, उसमें पुष्प आपके कैसे थे, छोटे थे और अनाकर्षक थे, इसमें भी आपके पुष्प कैसे होंगे, छोटे होंगे और अनाकर्षक होंगे। अब अनाकर्षक है तो जाहिर सी बात है उन पुष्पों में ना ही तो रंग होगा, ना ही गंध होगी, ना ही क्या होगा, मकरंद होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जल की सतह पर तैर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मोमी आवरण, मतलब जो उसमें आवरण होता है बच्चों वो कैसा होता है, मोमी होता है, ताकि वो परागकण आसानी से जल की सतह में बह सके। पानी में खराब गीले होने से बचाते हैं। ठीक है, आवरण मोमी होता है, इस वजह से जो परागकण होती है, ठीक है, वो जल में खराब ना हो सके, इस वजह से उनका जो आवरण होता है वो कैसा होता है, मोमी होता है। ठीक, आगे अधिक संख्या में परागकण। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जल के द्वारा होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ परागकण क्या हो जाएंगे, रास्ते में ही नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे परागकण की जो संख्याओं का जो उत्पादन होते है वो बहुत ही भारी मात्रा में होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे ही पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखने हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं,
अब जल परागण के प्रकार, ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स में आपको याद रखना होगा दो ही होते हैं, एक तो आपका एपीहाइड्रोफिली होता है, एपीहाइड्रोफिली मतलब यहाँ पे सतही, ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा बच्चों, सतही जल परागण क्या होते हैं, जो परागकण जल की सतह पर तैरते हैं, ठीक है, जो परागकण आपके जल की सतह पर तैरते हैं उन्हें सतही जल परागण कहते हैं, जैसे कि वेलेस्नेरिया, ठीक है। हमने अभी आपको जल परागण में दो उदाहरण दिए थे, वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला। अब यहाँ पे याद रखना होगा कि अगर जल की सतह की बात हो रही है तो उसमें उदाहरण आपको यह याद रखना होगा, वेलेस्नेरिया है, क्या पढ़ोगे, वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया किसका है, जल सतही उदाहरण, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एपीहाइड्रोफिली, ठीक। दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली कहना है, दूसरा प्रकार क्या है बच्चों, हाइपोहाइड्रोफिली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधो जल परागण, मतलब ये जल के अंदर जो परागकण क्या होते हैं, जल के अंदर स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम बच्चे क्या कहते हैं, अधो जल परागण कहते हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण आपको क्या याद रखना होगा, हाइड्रिला, क्या याद रखोगे बच्चों, हाइड्रिला। तो ये आपके जल परागण के प्रकार थे। अब पढ़ते हैं जंतु परागण। अब जंतु परागण की बात, जंतुओं की बात करते तो इसमें सभी कुछ आ जाते हैं, आपके कीट भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, सब कुछ आता है, ठीक है। तो जंतु परागण में आप इसे जूफिली भी कहोगे, क्या कहोगे, जूफिली, जू मतलब चिड़िया है, तो चिड़ियाघर में सब होते हैं ना, कीट भी होंगे, ठीक है, जितने भी जानवर होंगे सारे होंगे, ठीक है। तो यहीं से याद रखना, जूफिली मतलब यहाँ पे सारे आपके कीट पक्षी वगैरह सब होंगे, ठीक है। तो जब परागकणों का स्थानांतरण, यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे कीट भी दिए हैं, पक्षी भी दिए हैं, चमगादड़ भी दिए गए हैं, ठीक है, पुष्पों का यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ये आपके क्या दिए गए हैं, परागकण दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके परागकण है। परागकणों का स्थानांतरण क्या हो रहा है, पक्षी के द्वारा भी हो रहा है, चमगादड़ के द्वारा भी हो रहा है और कीट के माध्यम से भी हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब तो यहीं से डेफिनेशन बना लो, जब परागकणों का स्थानांतरण जंतु के माध्यम से होता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज डेफिनेशन हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको ऐसी बनाई है ताकि आपको इसे याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, याद करने की जरूरत ना पड़े, बस याद रखना कि जब जंतु की बात आएगी, जंतु के माध्यम से होगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, जंतु परागण कह देंगे। जंतु परागण अनेक जीवों, ठीक है, जैसे कि कीट, यहाँ पे हम लोग मधुमक्खी, तितली के बारे में पढ़ेंगे, बीटल के बारे में पढ़ेंगे, घोंघा के बारे में, पक्षियों, चमगादड़, इन सारे माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके कीट में कौन से पुष्पों में परागण होता है, ठीक है, मधुमक्खी या तितली में कौन से पुष्पों में परागण होता है, ये देखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे आपको कीट परागण देखना है, ठीक है। अब कीट परागण में सबसे पहले आपकी क्या, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जब परागकणों का स्नांजन कीटों के द्वारा होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं, ठीक है। ये देखो डायग्राम आपको दिए गए, डायग्राम इसलिए आपको दे दिए जाते हैं ताकि जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो अच्छी तरीके से आप डायग्राम की सहायता से भी समझ लो कि कौन से पुष्पों में क्या, कौन से कीटों के माध्यम से स्नांतरित होता है, ठीक है बच्चों। तो जब परागकणों का स्नांतरण कीट के द्वारा हो जाए बच्चों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कीट परागण कहेंगे। अब उदाहरण में आपको याद रखना होगा मधुमक्खी, ठीक है, उदाहरण में क्या याद रखोगे, मधुमक्खी, तितली, ठीक है, पतंगा और बीटल, ठीक है, और याद कर सकते हो आपको जैसे कि ब्रर, ठीक, ये सारे उदाहरण आपको याद करने होंगे, ठीक। बस एक आपको ये चीज याद रखना होगा कि लगभग 80% परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है, ठीक है। आपको बस एक चीज इसमें याद रखना होगा कि जो लगभग 80% जो परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है बच्चों, मधुमक्खियों के द्वारा होती है, ठीक। अब प्रक्रिया क्या होती है, कीट भोजन के लिए मकरंद के लिए फूलों पर जाते हैं, परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, वे दूसरे फूल पर पहुंचते हैं, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक। तो आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना होगा बच्चों कि जब कोई कीट क्या होता है, ठीक है, जब कोई क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम से, ठीक। अब जैसे कि ये कीट है, ठीक है, ये क्या है, कीट है आपकी, तो ये क्या है, इस फूल के पास क्या, फूलों में क्या होता है, रंग होता है, रंग को देख के वो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, ठीक, सुगंध को सूंघ के वो क्या होता है, आकर्षित होता है और फूलों की तरफ आ जाता है, ठीक।
अब इन पुष्पों में क्या होता है, मकरंद होता है, ठीक है, और मकरंद ही क्या होता है, कीटों का भोजन होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि फूलों में क्या होता है, मकरंद उपस्थित होता है। मकरंद बहुत ज्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि कीटों को क्या होता है, भोजन होता है। वही भोजन लेने के लिए क्या होते हैं, कीट पुष्पों के पास जाते हैं, और जब कीट अपना भोजन लेते हैं तो उनके पैरों पे या फिर कह सकते हो उनके शरीर पर जो परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब इसी तरीके से जब आपके परागकण क्या होंगे, इनके शरीर पर चिपक जाएंगे, तो जब अब ये दूसरे पुष्प पे क्या होंगे, मकरंद के लिए, भोजन के लिए जाएंगे, तो वो परागकण क्या हो जाएंगे, उसी दूसरे पुष्प में चले जाएंगे, उसके वर्तिकाग्र में पहुंच जाते, स्नानांतरित हो जाते हैं, ठीक। तो यही एक तरीके से कीट क्या जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं परागकणों के स्थानांतरण का, ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आया। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला है हमारा विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। अब देखो विशेषताएं क्या हो सकती हैं, कीट है, कीट को क्या होता है, रंग आकर्षित करते हैं, तो वहां पे उन पुष्पों में क्या होंगे, रंग होंगे, ठीक है, गंध सुगंध होगी, और क्या होगा, मकरंद होगा। तो चटक रंग और सुगंध होती है, ठीक है, ताकि कीटों को क्या कर सके, आकर्षित कर सके, ठीक। पहली पॉइंट आपको याद रखना होगा कि उन पुष्पों का रंग कैसा होता है, चटक होता है, ताकि वो कीटों को क्या कर सके, आकर्षित कर सके, ठीक। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना होगा रात की रानी और हार श्रृंगार। देखो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, पुष्पों का नाम देखो कितना बढ़िया बढ़िया, एक तो पुष्प देखने में ही कितने सुंदर होते हैं, और यहाँ पे देखो नाम कितने बढ़िया दिए, रात की रानी और हार श्रृंगार, ठीक। अब दूसरा मकरंद बात करें, मकरंद क्या होता है, भोजन के रूप में कीट लेते हैं। फूल अक्सर बड़े और आकर्षक होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जिनमें कीट परागर, ऐसे पुष्प क्या होते हैं, रंग होता है, चटक रंग होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, इनके पुष्प कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और इनमें क्या होता है, मकरंद होता है। मकरंद की वजह से ही तो क्या होते हैं, कीट आते हैं पुष्पों के पास, ठीक। अब यहाँ पे देखो देखो डायग्राम दे दिए गए, ठीक, ये सारे आपके पुष्प हैं, लार्क स्पर, ठीक है, लार्क स्पर में क्या होता है, मधुमक्खी परागण की क्रिया करती है, ठीक है। बनफसा, बनफसा में भी क्या होगा, मधुमक्खी, ठीक है। ये ऑर्किड्स हो गए, ठीक है, सारी एक तरीके से डायग्राम दिए। तो आपको याद रखना होगा मधुमक्खी कौन कौन से पुष्पों में करती है, कौन कौन से पौधे, लार्क स्पर, बनफसा, ऑर्किड्स, बोगेनविलिया, सलाइवा, ठीक है, साल्विया और आतिश, ठीक है। ये सारे आपको उदाहरण अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे, ताकि इनसे अगर क्वेश्चन, ज्यादातर याद रखना बच्चों, यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से परागण जो टॉपिक है, अभी से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी परागण जो टॉपिक है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चन 101% आपका बनता ही है बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑर्किड्स, बनफसा, लार्क स्पर, मधुमक्खी के द्वारा परागण इसमें संपन्न होता है, ठीक है। चलो अब याद रखना, धतूरा, तंबाकू और मक्का, ठीक है, इन पुष्पों में कौन सा परागण करते हैं, सलग। अब तितली, डायथेंस और लिली, ये दो ऐसे पौधे हैं जो इनमें तितली के द्वारा परागण होता है। मक्खी, एस्कोलोफियस, एरम एंड रिफिल्सिया, ठीक है। बर की बात करें तो ये अंजीर, अंजीर इसका क्या होता है, उदाहरण होता है, ठीक है बच्चों। हर एक उदाहरण को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और अगर नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अच्छी तरीके से बाद में आप इसका रिवीजन कर सको बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आते हैं पक्षी द्वारा परागण, ठीक है। जंतु परागण में पहले हमने पढ़ा, कीट के द्वारा पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, पक्षी के द्वारा परागण पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग किस नाम से भी जान सकते हैं, ऑरिथ्नोफिली, क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑरिथ्नोफिली कहेंगे, ठीक है। अब जो पक्षी भी होते हैं वो किसके लिए आते हैं बच्चों, मकरंद के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, मकरंद के लिए आते हैं, भोजन के लिए आते हैं, और उसी मकरंद को खाने की वजह से क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं उनके शरीर पर भी चिपक जाते हैं, और फिर जब वो दूसरे पुष्प में जाते हैं तो वही परागकण क्या हो जाते हैं बच्चों, दूसरे पुष्प में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है डेफिनेशन, यहीं से बना लोगे, जब परागकणों का स्थानांतरण पक्षी के माध्यम से होता है तो उसे ऑरिथ्नोफिली कहते हैं, ठीक है। जब पक्षी के द्वारा आपका परागण की जो क्रिया होगी वो संपन्न होगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऑरिथ्नोफिली कहलाएगी, ठीक। अब उदाहरण में आपको याद रखना होगा, गुंजन करने वाली चिड़िया, ठीक है, गुंजन करने वाली चिड़िया, और ये बिगनुइया, ठीक है। ये उदाहरण आपको याद रखना होगा कि कौन से पौधे में होता है, तो बिगनुइया में जो गुंजन करने वाली जो चिड़िया होती है, पक्षी के द्वारा परागण होता है, ठीक है। एक शहद की चिड़िया किसमें करती है, स्ट्रेलेटिजिया, ठीक है, या फिर नेक्टेराइना अफरा भी इसे कह सकते हो। यहाँ देखो इंग्लिश नेमिंग भी दी गई अच्छी तरीके से, हमिंग बर्ड, नेक्टेराइना अफरा, इनमें क्या होता है, एक शहद की चिड़िया के द्वारा। कौवा और मैना, ठीक है, तो सेमल और पूगरा, ठीक है, ये उदाहरण अच्छी तरीके से आपको पढ़ने होंगे, ठीक।
अब चमगादड़, चमगादड़ आ गया, ये जो रातों में आपके निकलता है, ठीक है, रातों में क्या होता है, ये जगता है और दिन में क्या होता है, सोता है, इसका काम क्या है, उल्टा है बच्चों हम लोगों से, ठीक है। अब ये भी किसके लिए आता है बच्चों, मकरंद के लिए आता है, किसके लिए आता है बच्चों, मकरंद के लिए आता है। अब बात करें इसकी डेफिनेशन, तो जब परागकणों का स्नानांतरण चमगादड़ के माध्यम से होता है तो उसे क्रिप्टेरोफिली कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रिप्टेरोफिली, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी दूसरी नेमिंग दी है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो जब बात होगी चमगादड़, तो चमगादड़ में आपको क्या याद रखना है बच्चों, क्रिप्टेरोफिली। अब उदाहरण में किग्लिया, म्यूकोना और बुहिनिया, ठीक है। उदाहरण थोड़े से अजीब अजीब से हैं, पर ये क्या है, बायो है, तो बायो में हमें क्या करने होंगे, सारी नेमिंग को पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चमगादड़ में आपको उदाहरण क्या पढ़ने होंगे बच्चों, किग्लिया, म्यूकोना या फिर बिहुनिया, ठीक है। ये अगर उदाहरण आते हैं तो आपको क्या याद करना होगा बच्चों, कि चमगादड़ के द्वारा इसमें क्रिया संपन्न होगी। अब बात कर लेते हैं विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषताओं में भी इसमें यही चीज सेम, देखो एक टॉपिक को अगर हम अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं तो दूसरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से हमारा तैयार हो जाता है, ठीक। जैसे कि अभी हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि इनमें पुष्पों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है और आकर्षक होते हैं। बस सेम चीज इसमें भी याद रखना बच्चों, इसमें भी फूल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं और आकर्षक होते हैं। और ये पुष्प क्या होते हैं, रात में खिलते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे पुष्प क्या होते हैं, रात में खिलते हैं, तभी तो जो चमगादड़ होता है वो भी रात में जागता है और वो अपनी भोजन की तलाश में क्या, वो रात में ही निकलता है, ठीक है। तेज गंध होती है, या तेज गंध मतलब जैसे खट्टे जैसी, ठीक है। अब बात करें या फिर सड़े जैसी होती है, ठीक है। इनकी जो सुगंध कैसे होती है, जैसे टमाटर वगैरह कोई वस्तु जैसे सड़ जाती है, जो सड़ने की जो स्मेल आती है, ठीक है, उसी तरीके से इसमें तेज गंध आती है। रंग बिल्कुल हल्के होते हैं, ऐसे पुष्पों में क्या होता है, रंग कैसे होते हैं, बहुत ही हल्का होता है, जैसे कैसे सफेद रंग कह सकते हो, ठीक है। और मेनली इसमें ये याद रखना कि जो पुष्प होते हैं वो रात में ही खिलते हैं, ठीक है, रात में ही खिलते हैं। प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, चमगादड़ क्या होते हैं, रात में निकलते हैं अपने भोजन के लिए, कौन सा भोजन, मकरंद के लिए, मकरंद के लिए फूलों पर जाते हैं, फूलों पर लटक कर मकरंद लेते हैं, ठीक है। फूलों पर क्या होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लटक कर मकरंद लेते हैं, परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, दूसरे फूल पर जाकर परागण कर देते हैं, ठीक है। जब वो मकरंद चूसते हैं, ठीक है, मकरंद अपने भोजन के आहार के रूप में लेते हैं, जो परागकण होते हैं उनके शरीर में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और इसी तरीके से जब वो दूसरे पुष्प पे जाते हैं तो वही परागकण क्या हो जाते हैं, मादा भाग में जो पुष्प होता है, जो वर्तिकाग्र भाग होता है, उसमें परागकण क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही इसकी क्रिया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। अब पर परागण के लाभ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी कारक थे, ठीक है बच्चों, जितने भी कारक थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको दो ही कारक बताए थे, आपका एक जैविक कारक था, अजैविक कारक, ठीक है। उसके अंदर अजैविक कारक में हमने बच्चों पढ़ा जल और वायु, ठीक है। और जैविक कारक में हमने आपके बच्चे कीट परागण पढ़े, ठीक है, और पक्षी के द्वारा परागण पढ़ा, ठीक है, और चमगादड़ के द्वारा पढ़ा। ये आपके किसमें आ गए, जैविक कारक में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पर परागण के लाभ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला लाभ क्या होगा, अनुवंशिक विविधता, ठीक है। क्या होगा, पहला लाभ क्या होगा, अनुवंशिक विविधता, मतलब भिन्नता आएगी, भिन्नता आनी है, क्योंकि हर एक पौधे का जो अनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। तो जब एक पुष्प से, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प में स्थानांतरण की क्रिया होगी तो जो अनुवंशिक पदार्थ है उसमें भी स्थानांतरित होगी, कहीं ना कहीं मिल जाए, तो उससे क्या होगा, नए गुण विकसित होंगे, ठीक है। तो कह सकती हो कि जो आनुवंशिक विविधता है, भिन्नता, पर परागण की क्रिया में हमेशा याद रखना बच्चों कि आनुवंशिक भिन्नता आती है, नए गुण विकसित होते हैं, नए पौधे बनते हैं, ठीक। अब अनुकूलन क्षमता इनकी बढ़ती है, पौधे नए वातावरण में आसानी से ढल जाते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, स्वपरागण में जो लाभ होगा वही पर परागण में हानि होगी, और पर परागण में जो लाभ होगा स्वपरागण में वही क्या होगी बच्चों, हानि होगी, ठीक है। अब इसमें अनुकूलन क्षमतावर्ती ऐसे पुष्प क्या होते हैं जिनमें पर परागण हुआ होता है, वो अच्छी तरीके से वातावरण में आसानी से क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। ये याद रखना, थर्ड पॉइंट संकर ओज, ठीक है, संकर ओज ये आप याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिछले बार क्वेश्चन में पूछा भी है, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी था कि संकर ओज क्या होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। बीज बड़े मजबूत और अधिक उत्पादन वाले होते हैं, ठीक है। संकर ओज अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना होगा कि ऐसे बीज क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े आकार में और मजबूत होती हैं, और इनका उत्पादन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। उन बीजों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संकर ओज कहते हैं।
अब आगे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अब अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग पौधों में क्या हो रहा है, परागण की क्रिया हो रही है, तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कैसी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। रोग प्रतिरोधी पौधे बनते हैं, इसमें पौधे कैसे बनेंगे बच्चों, रोग प्रतिरोधी बनेंगे, ठीक। अब फलों की गुणवत्ता बेहतर होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो अनुवंशिक भिन्नता आएंगी, बीज क्या होंगे, अलग अलग बीजों के बीज क्या होता है, संकरण, अलग अलग पौधे, कुछ पौधे क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा गुणवत्ता वाले होंगे, क्वालिटीज उसमें क्या होंगी, अच्छी होंगी। जब उनमें संकरण कराया जाएगा तो उनके बीज भी क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छी वाले गुणवत्ता वाले होंगे, ठीक है। तो इनमें जो फलों का जो निर्माण होगा वो कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक। बड़े, स्वादिष्ट और बीज वाले, ठीक है। इसमें जो फल होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे, स्वादिष्ट होंगे और बीज रहित होंगे, ठीक। अब आर्थिक महत्व, उच्च उत्पादन वाली किस्में, ठीक है। इनमें क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, बहुत ही भारी मात्रा में होता है, इसलिए ये कैसे होंगे, आर्थिक महत्व में सहायता करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि बच्चों हमने लाभ पढ़े, तो किसी ना किसी बच्चों के हर एक टॉपिक की क्या होती है, कुछ ना कुछ हानियां होती। अब इतने सारे लाभ पढ़े तो हम क्या करेंगे, कुछ इनकी हानियां भी देख लेते हैं, ठीक। अब हानियां क्या है इसमें, बाहरी कारकों, हवा, कीट, पक्षी पर निर्भरता रहती है, ठीक है। मतलब जब तक कीट, पक्षी वगैरह ये नहीं आएंगे, उनके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होते हैं, पर परागण के लिए क्या होते हैं, बाहरी कीटों की आवश्यकता, या कह सकते हो बाहरी माध्यम की हमें आवश्यकता होती है, हम उनपे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक। दूसरा, परागकणों की अधिक बर्बादी, ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखना, क्योंकि भारी मात्रा में परागकणों का क्या होता है, उत्पादन होता है, और जब जल और वायु के माध्यम में परागकण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, रास्ते मार्ग में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। इसकी वजह से परागकणों की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, बर्बादी होती है, ठीक। तीसरी, ऊर्जा और समय अधिक लगता है, ठीक है। जाहिर सी बात है बच्चों, एक पराग, जब कीट आएगा, मकरंद चूसेगा, तभी क्या होगी, पर परागण की क्रिया संपन्न होगी। जब वायु के माध्यम से जब वायु चलेगी, तभी क्या होंगे, परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो इससे क्या होता है, ऊर्जा और समय क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लगता है, ठीक। शुद्धता बनी नहीं रहती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, भिन्नता जब आएगी तो क्या होगी, जो शुद्धता होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक इसी में कृत्रिम परागण, जैसे कि हमने आपको बताया था बच्चों कि पक्षी के द्वारा परागण होता है और कीट के द्वारा होता है, जल और वायु के माध्यम से होता है, और हमने आपको बताया था कि मनुष्य के द्वारा भी परागण होता है, मनुष्य के द्वारा भी परागण होता है। तो बस यहीं से आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि जब बात करें कि जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी पौधे को बढ़ाता है, या फिर कह सकते हो उसका विकास करवाता है, ठीक है, उसका निर्माण करवाता है, तो वो क्रिया आपके केस में आती है, कृत्रिम परागण में होती है, ठीक है। अब किसी मनुष्य को क्या चाहिए होता है, कोई अच्छी गुणवत्ता वाली फसल चाहिए होगी, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली उसे फसल चाहिए होगा, तो अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करेगा, जिस पुष्प में, कह सकते हो जिस पौधे की जो फसल होगी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, जिसके परागकण क्या होंगे, अच्छे होंगे, वो परागकण क्या होंगे, उस दूसरे पुष्प में क्या करेंगे, स्थानांतरित करें, ताकि वो नई से नई फसलों का उत्पादन वो भारी मात्रा में कर सके और बहुत ही ज्यादा वो क्या कर सके, विकास करा सके, ठीक है। तो याद रखना, यहीं से मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से किसी पौधे के परागकणों को एकत्र करके उन्हें अपनी इच्छा, आवश्यकता के अनुसार दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया कृत्रिम परागण कहलाती है, ठीक। जब परागण की क्रिया मनुष्य के द्वारा होती है, जब वो अपनी इच्छा के अनुसार परागकण को दूसरे पुष्प में क्या कराता है, स्थानांतरित कराता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कृत्रिम परागण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे याद रखना, गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, इनकी जब फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी करनी होती है, तो मनुष्य क्या करता है, परागकणों का स्थानांतरण कराता है। अब ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, अब वो पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अभी हमने कृत्रिम परागण में क्या डेफिनेशन पढ़ी, जो कि क्या थी, मनुष्य के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण। पर ये क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है वो देखते हैं। कुछ इसके चरण है। पहला चरण आपको याद रखना होगा, पुंकेसर, ठीक है। अब इस चित्र के माध्यम से ये आप समझ सकते हो, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पुष्प है, ठीक है, उसमें आपका जो परागकोश होगा, परागकोश यानी जो आपका नर भाग होगा, ठीक है बच्चों, समझ लेते हैं यहां से।
कि जो आपका पुष्प है उसमें जो नर भाग है, नर भाग यानी पुंकेसर, पुंकेसर में कौन सा भाग आपका परागकोश, परागकोश में ही क्या होते हैं, परागकण बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो परागकण होंगे जब अपरिपक्व होंगे, मतलब उसमें विभाजन नहीं हुआ होगा, जब परागकण क्या होंगे, अपरिपक्व होंगे, तो मनुष्य क्या करता है, उसे चिमटी की सहायता से अलग कर लेता है। क्या कर लेता है, उसे चिमटी की सहायता से अलग कर लेता है। वो आपकी पहले चरण में क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ भी एक बार पढ़ लेते हैं। पुंकेसर में क्या होता है बच्चों कि जब चयनित पौधे के अपरिपक्व पुष्प से सभी पुंकेसर को चिमटियों से द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि जो पुष्प होता है उसमें पुंकेसर, देखो अगर परागकण होंगे यहाँ पे, इसी पुंकेसर में परागकण क्या होंगे, पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, इसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, स्थानांतरित हो जाएंगे, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे पर परागण की क्रिया, मतलब कह सकते हो कृत्रिम परागण की क्रिया नहीं संपन्न हो पाएगी। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या होंगे, जो परागकोश होंगे उससे परागकण क्या होंगे, वो पूरी तरीके से चिमटी की सहायता से निकाल लिए जाते हैं, ताकि वहां पे परागण की क्रिया संपन्न ना हो सके। ठीक, इसमें स्वपरागण रुक जाता है। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है, जब हम क्या करेंगे, परागकणों को पूरी तरीके से उस पुष्प से निकाल लेंगे, तो वहां पे स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों। दूसरी क्रिया क्या रहेगी, हमने क्या किए, जो परागकण थे वो क्या कर लिए, वहां से पूरी तरीके से निकाल लिए। अब वहां पे हम क्या कर देंगे, उस पुष्प को एक थैली के रूप में, या फिर कह सकते हो पॉलीथीन की सहायता से उसे पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, और उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बैगिंग। बैगिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हो पैकिंग कर देना। क्या कर देना, पैकिंग कर देना। इसमें क्या होगा कि जो पुष्प होगा जिसमें हमने क्या किए हैं, जिससे हमने परागकणों को निकाला है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से पॉलीथीन की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और छोटे छोटे छिद्र छोड़ देते हैं, ताकि वायु के संपर्क में वो बनी रहे। क्योंकि वायु नहीं मिलेगी तो पुष्प क्या होगा, पूरी तरीके से विकास कर पाएगा, पुष्प क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इसलिए इस पॉलीथीन में छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं, ताकि उसमें वायु के संपर्क में वो बना रहे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। बैगिंग में पुष्प को पॉलीथीन की थैली से ढककर बांध देते हैं, और दूसरा, थैली में केवल वायु प्रवेश कर सकते। ठीक, आपको पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, पुंकेसर को चिमटी की सहायता से हटाना। दूसरा, आपको इस पॉलीथीन की सहायता से उस पुष्प को बंद कर देना, और उसमें सिर्फ छिद्र बनाकर वायु का प्रवेश कराना। ठीक है, अब तीसरा, आपको परागण कराना होता है। ठीक है, परागण की क्रिया क्या कराओगे कि जो हमने परागकण लिए थे, ठीक है, जो हमने परागकण लिए थे, जिसमें हमने पुष्प को क्या किया था, पुष्प को पॉलीथीन की सहायता से बंद किया था, उस परागकणों को क्या करेंगे, उस पुष्प से क्या कर देते हैं, वहीं पे स्थानांतरित करा देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, जो ब्रश की सहायता से, ठीक है, अब किसी ना किसी की सहायता तो लेनी पड़ेगी, ब्रश की सहायता से हम लोग परागकणों को क्या करते हैं, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराते हैं। क्या करते हैं, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिराते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कराना। जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, ठीक है, दूसरी चीज याद रखना, जब वर्तिकाग्र क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तब किसी दूसरे चयनित पौधे के परागकण ब्रश या चिमटी पर उस पर डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका परागकण लिया था उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्थानांतरित करा देते हैं। ठीक है, आगे लास्ट याद करना, फिर से ढकना, उसे हम क्या करते हैं, फिर से ढक देते हैं। जब हमने वर्तिकाग्र में क्या कर दिया, परागकणों का स्थानांतरण करा दिया, तो उसे फिर से दोबारा से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं उसी थैली से। और लास्ट में बीज प्राप्ति, और जब हम वहां पे आप उस परागकणों को ढक दोगे, तो वहां पे मादा भाग में क्या होगी, निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया होने के बाद वहां पे क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद जो पुष्प होता है वो क्या हो जाता है, फल में बदल जाता है। फल से बीज निकलकर नए पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका बीज बनता है उससे क्या हो जाते हैं, नए नए पौधे बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है, किसमें, कृत्रिम परागण में याद रखनी है। ठीक है बच्चों, कृत्रिम परागण में कॉन्सेप्ट बस इतना ही है बच्चों कि मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार परागकणों को क्या करता है, हटा देता है पुष्प से, फिर वो उस पुष्प को थैली से वो बंद कर देता है, ताकि उसमें क्या ना हो सके, परागण की क्रिया ना हो सके। अब जो परागकण हमें, जिस परागकण की फसल क्या अच्छी होती है, उन परागकणों को वो ब्रश की सहायता से उसी वर्तिकाग्र पर गिराता है, ताकि वहां पे नए बीज और नए फल बन सके। ठीक है, वो पुष्प क्या हो जाए, फल में परिवर्तित हो सके। ठीक है बच्चों, तो यही जो क्रिया थी आपकी कृत्रिम परागण की थी। ठीक,
अब लास्ट इसमें देख लेते हैं कृत्रिम परागण के क्या महत्व है। ठीक है, तो पहली चीज याद रखना, उन्नत बीज उत्पादन। ठीक है, इसमें जो बीज का जो उत्पादन होता है बहुत भारी मात्रा में हो सकता है। ठीक है, जो बीज का उत्पादन होगा बहुत ही ज्यादा अच्छी नस्लों वाले होते हैं। ठीक, दूसरा उच्च उत्पादकता, अधिक उपज देने वाली फसलें प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होती है, फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब आगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अब इसमें भी याद रखना कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। जो पौधे बनते हैं वो रोग प्रतिरोधी बनते हैं। ठीक, नए गुणों का विकास होता है। ठीक है, इसमें आनुवंशिक भिन्नता भी आ जाती है, नए नए गुण क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, नई फसलें बनती हैं। हरित क्रांति में योगदान। ठीक है, हरित क्रांति में क्या हुआ, तो बहुत भारी मात्रा में फसलों का उत्पादन हुआ था। ठीक है, तो जो बहुत भारी मात्रा में जो फसलों का उत्पादन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, कृत्रिम परागण के द्वारा होता है। इसी की सहायता से क्या हुआ था कि जो हरित क्रांति की जो लहर जो हुई थी वो बहुत ही ज्यादा सफल हुई थी। ठीक है, तो याद रखना कि हरित क्रांति में किसका योगदान रहा है, कृत्रिम परागण का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों जो हमारा मेन होता है टॉपिक को समझना, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो जल्दी से फटाक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, पर आपको कमेंट सेक्शन में सबके आंसर्स देने होंगे क्योंकि ये टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन आपके पर परागण टॉपिक से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। टॉपिक हमने अभी तक क्या पढ़ा उसका रिविजन हो जाता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अब ये आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर दो। एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण क्या कहलाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण क्या कहलाता है, तो आप सभी बच्चे हमें बताएंगे पर परागण क्या होगा, पर परागण। ठीक है, जब एक पौधे से दूसरे पौधे की बात आएगी तो वो आपका क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। ठीक, चमगादड़ द्वारा किसकी तलाश में, चमगादड़ किसकी तलाश में फूलों पर आते हैं, चमगादड़ रात में जगता है, किसको ढूंढता है बच्चों, किसकी खोज में निकलता है, तो आप सभी बताएंगे किसकी खोज में निकलता है, मकरंद, मतलब भोजन की तलाश में। ठीक, भोज मकरंद ही क्या होते हैं, भोजन के रूप में होता है उनके लिए। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, जो जल द्वारा होता है परागण क्या कहलाता है, जल के माध्यम के द्वारा परागण क्या कहलाता है बच्चों, हाइड्रोफिली। क्या होगा, हाइड्रोफिली, क्या कहोगे, हाइड्रोफिली। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था नेमिंग याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं बच्चों। पर परागण किन कारकों पर निर्भर होता है, ठीक है, तो आप सभी बच्चे बताएंगे बाह्य कारक। ठीक है, ये बाह्य कारकों पर निर्भर होता है, जब तक बाहरी माध्यम नहीं होगा पर परागण संपन्न नहीं होगा। ठीक है, पर परागण में परागकण किस पर पहुंचते हैं, पर परागण में परागकण किस पर पहुंचते हैं, तो परागकण का जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। कहाँ पर होता है बच्चों, वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक, बिगनोनिया में परागण किससे होता है, अभी देखो हमने कहा था ना, उदाहरण अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बिगनोनिया, जल्दी से बताओ फटाक से, ये कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें परागण किसके द्वारा होता है, तो आप सभी बताएंगे पक्षी के द्वारा। किसके द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा। ठीक है, अब वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है, वायु के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी बताएंगे एनिमोफिली। क्या होता है, एनिमोफिली। एक एक चीजें हर एक अच्छी तरीके से टॉपिक। संकर पौधों की अधिक शक्ति को क्या कहते हैं, जो शंकर पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी जो अधिक शक्ति होती है, जिनमें जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, बड़े आकार के, तो हमने आपको बताया था संकर ओज। क्या बताया था बच्चों, संकर ओज। ठीक है, अब आगे पर परागण का एक उदाहरण दीजिए, जल्दी से बताइए। इतने सारे उदाहरण हमने आपको पढ़ाए, कौन कोई एक उदाहरण, तो आप बता सकते हो हमें मक्का। क्या बताओगे बच्चों, मक्का या फिर पपीता, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई एक उदाहरण। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटो मतलब इंसेक्ट होता है, ठीक, एक तरीके से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एंटोमोफिली क्या है, कीट द्वारा परागण। क्या है बच्चों, कीट द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट, आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर सही दिए होंगे। ठीक है, ये सारे अच्छी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ से हमारा टॉपिक जो होता है वो बच्चों कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है पर परागण का वो कंप्लीट हो जाता है। और परागण टॉपिक भी अच्छे से, क्योंकि पर जो आपके परागण था वो दो प्रकार के थे, एक स्वपरागण, दूसरा पर परागण, जो कि दोनों ही बहुत अच्छी तक की बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुके। और अगला ही टॉपिक आने वाला है, हमने आपको हिंट दे दिया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है।
और बच्चों अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर ये इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपना नेम, क्लास, ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हो ये मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, आप कांटेक्ट करके यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही बच्चों, राधे राधे।